हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे, आज हमारे पास यहाँ पर एक आया है इंटेक्स का 50 इंच का सेट आया है। और इसमें क्या है, जो प्रॉब्लम आ रही है कुछ इस तरीके की आ रही है, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने इसमें पावर लगाई और पावर लगाने पे आप यहाँ पर अगर देखोगे तो ये जो मेरा रेड इंडिकेटर है ये बस इसी पे स्टक है। और इसमें अगर मैं यहाँ पर पावर की यहाँ पर प्रेस करता हूँ तो पावर की प्रेस करने पर भी यहाँ पर कोई भी इसमें कुछ भी फंक्शन नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है कि इस तरीके की प्रॉब्लम आपके जो मदरबोर्ड होते हैं उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं जिनको हमें डायग्नोस करना होता है। तो अभी क्या है कि जो हम चीज़ें डायग्नोस करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें चेक करेंगे। और आज हम देखेंगे जो हमारा जो बोर्ड है उसमें वोल्टेज को कैसे हम चेक कर सकते हैं और उसमें कौन कौन सी वोल्टेज हमारी बनती हैं और ये जो प्रॉब्लम है वो कैसे आती है और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अभी ये जो मेरा बोर्ड है, इस बोर्ड में काफ़ी अलग अलग बक कन्वर्टर लगे हैं और यहाँ पर ये पावर सप्लाई है इसकी। तो यहाँ पर क्या है, ये कनेक्टर आप देख रहे हो, इस कनेक्टर पे क्या है आपकी अलग अलग वोल्टेज बनती है। जैसे आपकी इसमें जो वोल्टेज बनती है वो 5 वोल्ट और यहाँ पर 12 वोल्ट देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर मैं मीटर को सेट कर लूँगा DC वोल्ट की रेंज पर। और यहाँ पर सेट करने के बाद यहाँ पर क्या है, जैसे मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो चेक करने पर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मेरी यहाँ पर 3.3 वोल्ट एक बन रही है। और ये 3.3 वोल्ट बनने के बाद और यहाँ पर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर और देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मेरी 12 वोल्ट बन रही है। और 12 वोल्ट के बाद में अगर मैं यहाँ पर और चेक करता हूँ तो यहाँ पर क्या है कि ये जो कॉइल है ये कॉइल हमारी 12 वोल्ट की है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक हमारा यहाँ पर एक बक कन्वर्टर लगा है। और ये जो बक कन्वर्टर है ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पर अगर देखोगे तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट ले रहा है और यहाँ पर ये जो वोल्टेज आउटपुट कर रहा है ये 5 वोल्ट आउट कर रहा है। यानी कि ये जो बक कन्वर्टर है ये 12 से 5 वोल्ट बनाने के लिए लगाया है। और यहाँ पर एक और बक कन्वर्टर लगा है। ये जो बक कन्वर्टर है अगर आपको ये चेक करना है कि इसकी कितनी वोल्टेज आउटपुट करता है तो देखो होता क्या है कि जितने भी आपके बक कन्वर्टर होते हैं उनके आउटपुट में आपकी एक कॉइल मिलती है। तो आपको किसी पिन पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसकी पिन कॉइल पे चेक कर सकते हो कि ये कितनी वोल्टेज आउटपुट में देता है। तो यहाँ पर देखोगे ये 1.2 वोल्टेज हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। और यहाँ पर एक और बक कन्वर्टर है, इस पर भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस पर 1.5 मिल रहे हैं जो कि हमारी इस रैम के लिए वोल्टेज जा रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर देखोगे हमें 1.8 वोल्टेज मिल रहे हैं जो कि हमारी इस eMMC IC के लिए हैं। और यहाँ पर एक और कन्वर्टर है, इसमें क्या है कि काफ़ी सारे बक कन्वर्टर और LDO लगाए गए हैं तो उसमें अलग अलग वोल्टेज बनती है अलग अलग सेक्शन के लिए। तो यहाँ पर भी देखोगे ये 1.2 वोल्टेज बना रहा है। और ये जो LDO है इसको चेक करते हैं तो ये जो है ये हमारा 3.3 वोल्टेज बना रहा है। और एक LDO यहाँ पर और लगा है तो इस LDO को अगर हम चेक करते हैं तो इस पर देखोगे 3.3 वोल्टेज आउटपुट कर रहा है। और अगर इनपुट की बात करें तो इनपुट ये हमारी 5 वोल्टेज इनपुट ले रहा है। यानी कि यहाँ पर एक और है, ये भी इनपुट जो है हमारी 5 वोल्टेज ले रहा है। और आउटपुट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये 3.3 वोल्टेज आउटपुट हो रहा है। यानी कि जो इसमें वोल्टेज रिक्वायरमेंट होती है एक मदरबोर्ड को चलने के लिए, यहाँ पर वो सभी वोल्टेज यहाँ पर इसकी पूरी है। और यहाँ पर क्या है, ये फिर भी हमारा जो सेट है वो रेड इंडिकेटर पे स्टक हो गया है। और अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो होता क्या है कि कई बार इसमें सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती है और कई बार क्या होता है कि कुछ वोल्टेज मिस हो जाती है या फिर आपका डाटा मिस हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो सेट है वो इस तरीके का बिहेव दिखाता है कि यहाँ पर क्या है ये स्टक हो जाता है और पावर बटन प्रेस करने पे कोई भी यहाँ पर बिहेव नहीं होता है। तो इस तरीके की अगर प्रॉब्लम आती है तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाता हूँ तो होता क्या है कि यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर क्या है कुछ रैम लगी है और यहाँ पर एक eMMC लगी है। अब ये जो यहाँ पर eMMC वगैरह और जो रैम लगी हैं इनके पास में होता क्या है कि काफ़ी सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, उन कंपोनेंट्स को चेक करते हैं। और ये जो सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो इसके लिए एक यहाँ पर रैम जो हमारी eMMC है और eMMC के लिए यहाँ पर एक 1.8 वोल्टेज बन रहे हैं। ये जो 1.8 वोल्टेज बन रहे हैं अगर मैं
इसको थोड़ी देर लगा के रखता हूँ तो इसमें क्या है कि यहाँ पर कोई भी फ्लैक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें कोई भी फ्लैक्चुएशन होती है तो यहाँ पर क्या है कि ये जो सेट है आपका वो ऑन नहीं होगा या फिर वो स्टक रहेगा ऐसे ही रेड इंडिकेटर पे। तो यहाँ पर क्या है, मेरी वोल्टेज ये बिल्कुल ही फ्लैक्चुएशन नहीं कर रही है। और यहाँ पर एक और इसमें वोल्टेज जाती है इस एमएमसी में, वो जाती है 3.3 वोल्टेज। तो यहाँ पर देखोगे एक यहाँ पर हमें पीएफ देखने के लिए मिल रहा है, और ये जो पीएफ लगा है इसमें क्या है, एक सिरा इसका नेगेटिव है और एक सिरा से पॉजिटिव वोल्टेज जा रही है जो कि इस आईसी में जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3.3 वोल्टेज इस आईसी के अंदर इनपुट हो रहे हैं। और ये जो आईसी है, ये आईसी क्या काम करती है, यहाँ पर ये आईसी यहाँ पर देखोगे तो काफ़ी सारे रेजिस्टेंस लगे हैं। अब ये रेजिस्टेंस के थ्रू इस प्रोसेसर को वापस यहाँ पर एक वोल्टेज आती है जो कि 1.8 वोल्टेज होती है, और ये जो 1.8 वोल्टेज है इन रेजिस्टेंस के थ्रू आती है। तो क्या है कि अगर कई बार ये रेजिस्टेंस आपकी ओपन कंडीशन में रहती है तो हो सकता है कि किसी एक डाटा मिस होने की वजह से आपका सेट ये रीस्टार्ट करे, हैंग ऑन लोगो रहे, या फिर हो सकता है ये भी कि स्टक जैसी प्रॉब्लम्स में देखने के लिए मिले। तो यहाँ पर अभी क्या है कि आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो ये काफ़ी सारे रेजिस्टेंस है। इन रेजिस्टेंस पे अभी हम वोल्टेज चेक करेंगे, सब पे हमें सेम वोल्टेज मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी इनपुट वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पर 1.8 वोल्टेज है, और अगर आउटपुट चेक करता हूँ तो आउटपुट भी मुझे सेम वोल्टेज मिल रही है। और अगर दूसरी रेजिस्टेंस पे चेक करता हूँ तो ये भी मुझे सेम मिल रही है, और अगर इसकी भी आउटपुट चेक करता हूँ तो ये भी सेम है। तो यहाँ पर तीसरी की करता हूँ तो ये भी सेम, ऑलमोस्ट सेम मिल रही है मुझे। और यहाँ पर देखोगे तो ये भी देखो आउटपुट में मुझे सेम वोल्टेज मिल रही है। और यहाँ पर मैं और चेक करता हूँ, ये भी सेम है, और उसके नीचे चेक कर लेता हूँ। तो सीधा मैं डायरेक्ट आउटपुट ही चेक करता हूँ, क्योंकि हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि जो आउटपुट है वो सभी का सेम देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये जो रेजिस्टेंस लगी हैं ये सभी आउटपुट तो बिल्कुल परफेक्ट कर रही हैं। अब देखो होता क्या है कि अगर ये डाटा की लाइन में लगी हैं तो क्या होता है, आपको इस कंडीशन में हमेशा पहले कोई भी सॉफ्टवेयर करने से पहले, अब देखो ज़्यादातर टेक्नीशियन क्या करते हैं, उनको लगता है अगर ये स्टक हो गया है या हैंग ऑन आ रहा है तो क्या करते हैं, वो जल्दी से सॉफ्टवेयर कर देते हैं। कई बार प्रोसेसर की भी दिक्कत रहती है, और कई बार हमारे जो एमएमसी के पास में कंपोनेंट्स लगे रहते हैं उनकी भी दिक्कत हो सकती है। ऐसी ज़रूरी नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर की ही प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने सेट की पावर को ऑफ़ करूँगा। पावर ऑफ़ करने के बाद मल्टीमीटर को सेट कर लेना है आपको बजर रेंज पे, और बजर रेंज पे सेट करने के बाद क्या करना है कि यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस लगी हैं, इन रेजिस्टेंस की आपको सभी की वैल्यू चेक करनी है कि क्या वैल्यू आपको देखने के लिए मिलती है। वैसे जो वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगी वो सबकी सेम ही वैल्यू मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो ये आप देखोगे 46 यानी 47 के अराउंड मुझे यहाँ पर मिल रही है। और दूसरी रेजिस्टेंस की चेक करता हूँ तो ये भी मुझे 47 होम्स के रीडिंग के साथ यहाँ पर शो हो रहा है। और तीसरी रेजिस्टेंस चेक करता हूँ तो अगर आप यहाँ तीसरी रेजिस्टेंस देखोगे तो तीसरी रेजिस्टेंस मुझे कोई भी वैल्यू नहीं दे रही है। और इसके बाद फोर्थ रेजिस्टेंस चेक करता हूँ तो ये भी मुझे क्या है, यहाँ पर 47 होम्स के साथ रीडिंग दे रही है। और इसके नीचे वाली चेक करता हूँ, ये भी 47 होम्स है, और इसके डाउन साइड में ये भी 47 होम्स, ये भी 47 होम्स। यानी कि ऑलमोस्ट इसमें क्या है कि सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है। बट यहाँ पर जो थर्ड नंबर पे ये रेजिस्टेंस लगी है, अब इस रेजिस्टेंस की अगर मैं वैल्यू चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या है, ये कोई भी वैल्यू नहीं शो कर रही है। अब ये वैल्यू शो नहीं कर रही है तो क्या करेंगे हम इस कंडीशन में, अभी सबसे इसको पहले हम हाई होम्स पे सेट करते हैं, यानी किलो होम्स और मेगा होम्स में। तो यहाँ पर क्या है, अभी हम अगर इसकी वैल्यू चेक करते हैं तो वैल्यू अगर हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर देखोगे इसकी जो वैल्यू है वो 10 किलो होम्स हो चुकी है, जो कि यहाँ पर जो वैल्यू मुझे मिलनी चाहिए थी वो कि 47 किलो होम्स मिलने चाहिए। तो अभी क्या है, सबसे पहले अभी हम इस रेजिस्टेंस को रिमूव करेंगे, फिर रेजिस्टेंस रिमूव करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो सेट है उसकी क्या कंडीशन रहती है। तो रेजिस्टेंस रिप्लेस करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे बोर्ड होने चाहिए अवेलेबल। अगर आपके पास स्क्रैप नहीं रहता तो क्या है कि रेजिस्टेंस वगैरह ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है, काफ़ी अलग अलग रेजिस्टेंस हैं। तो मैं इसको पहले सबसे पहले होम्स रेंज पर सेट करूँगा, और
यहाँ पर चेक करूँगा, मेरे पास अलग अलग रजिस्टेंस होनी चाहिए। तो ये है मेरी 100 ओम्स की रजिस्टेंस यहाँ पर शो हो रही है। और दूसरी रजिस्टेंस अगर चेक करता हूँ तो ये भी मेरे को 100 ओम्स की शो हो रही है। और तीसरी अगर चेक करता हूँ तो ये मुझे कोई वैल्यू नहीं दे रही है। और अगर चेक करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो मुझे एक 47 किलो ओनली होम्स की वैल्यू रेजिस्टेंस मिल रही है। 47 होम्स की रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल रही है। तो मैं इस रेजिस्टेंस को पहले इससे रिप्लेस करता हूँ। रिप्लेस करने के बाद हम इसकी कंडीशन चेक करेंगे कि हमारा जो सेट है उसकी क्या कंडीशन रहती है। क्योंकि क्या है, जब भी आप किसी भी मदरबोर्ड पे काम करते हैं तो आपको पूरा कंफर्म पता होना चाहिए कि जो चीज़ हम रिप्लेस कर रहे हैं प्रॉब्लम वहीं से हो सकती है या फिर अब इसमें क्या है कि आपको जब तक सर्किट नहीं पता रहता आप नहीं डायग्नोस कर सकते कि जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से आ सकती है। तो यहाँ पर क्या है कि अभी सबसे पहले हम इस रेजिस्टेंस को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको रिमूव कर लेते हैं। और यहाँ पर जब आप EMC या रैम के पास आप जब भी काम करो तो आपको बिल्कुल ही परफेक्टली काम करना है। क्योंकि क्या है, अगर हीटिंग ज़्यादा कर रखी है आपने और रैम या रोम के ऊपर आपकी हीटिंग जा रही है तो होता क्या है, कई बार बॉल मेल्ट हो जाती है। और बॉल मेल्ट होने के बाद अगर आपने उसको हिला दिया गलती, रिप्लेस करते समय आपको बिल्कुल परफेक्टली और कॉन्सेंट्रेट होकर काम करना है। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस मैंने निकाल दी है। और यहाँ पर क्या है, इसको निकालने के बाद इसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर पेस्ट करेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी और हीट मारते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मेरी जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लग चुकी है। अगर आपको मैं रेजिस्टेंस दिखाऊं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो रेजिस्टेंस है मेरी, यहाँ पर ही मैंने इसको चेंज कर दिया है। और ये रेजिस्टेंस चेंज करने के बाद इसकी हम वैल्यू चेक करते हैं कि हमारी जो रेजिस्टेंस है उसकी क्या वैल्यू है। लेकिन उससे पहले क्या है कि आप जब भी काम करते हो तो काम करने के बाद आपको हमेशा थोड़ा सा पेस्ट वगैरह जो लगा रहता है उसको साफ़ कर देना है। क्योंकि कई बार पेस्ट जो होता है अगर आप ऐसे ही छोड़ देते हो तो कार्बन वगैरह हो जाता है वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, हमने जैसे इसको साफ़ करा, साफ़ करने के बाद यहाँ पर क्या, अगर हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे ये 47 ओम्स की रीडिंग दे रहा है हमें। और यहाँ पर क्या, अब हम इसको वोल्टेज लगाएंगे और वोल्टेज लगाने के बाद हम अपने सेट की कंडीशन चेक करेंगे। तो यहाँ पर क्या, अभी ये स्टक हो रहा था। तो अभी आप यहाँ पर देखोगे जो हमारा इंडिकेटर है वो स्टक नहीं है, वो चला गया है। और इसमें क्या है, अगर मैं यहाँ पर की प्रेस करता हूँ तो अभी कोई फंक्शन तो नहीं हो रहा, हो सकता है ये अभी बफरिंग कर रहा हो। तो यहाँ पर क्या है, अभी हम सबसे पहले इसकी वोल्टेज चेक करेंगे। यानी कि जो हमारे पैनल के लिए वोल्टेज बनती है, अगर वो वोल्टेज बन गई है तो यानी कि हमारा जो सेट है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ऑन हो चुका होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये एक मॉसफेट लगा है। इस मॉसफेट के ड्रेन पर अगर मैं चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर जो वोल्टेज मिल रही है वो मुझे 12 वोल्ट देखने के लिए मिल रही है। और ये हमारा पैनल का कनेक्टर है, तो LVDS। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे हमें 12 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। यानी जो हमारा जो सेट है ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ऑन हो चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी सेट को इजीली रिपेयर कर सकते हो अगर आपको सर्किट लेवल की नॉलेज रहेगी। तो अगर आपको LED LCD रिपेयर ट्रेनिंग कोर्स करना है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।